तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। हम वो आगे क्लास में भी अपने डिस्कशन करेंगे होते हैं 9 बजे चले गए अपने। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सर्वसाहणं एसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलाणं च सर्वसिं परमं हवै मंगलम्।
अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपका आप नहीं दिख रहे। हाँ, इसको पहले पानी नहीं मिलेगा अभी। ओके, ये क्या बाथरूम में लेके आ गए? हाँ, लास्ट क्लास में हमने करा था ज्ञानावली दर्शनावली वगैरह का। आज हमें उसका सादी अनादि प्ररूपना देखना है। सादी अनादि, और उसके साथ मैंने बताया था ध्रुव और अध्रुव, ये 4 टाइप के हमें भंग पाए जाते हैं। बंध के प्रकरण में हमें पहले देखना है। तो एक बार ना पीडीएफ से देखें या फिर स्क्रीन से देखना है, देख लेते हैं एक बार कैसे जम रहा है। नहीं तो फिर हम पीडीएफ ऑफ करके और स्क्रीन को, ठीक है, ये उदय है, इसके पहले देखना है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, अंतराय कर्म, और उसके साथ साथ हमने देखा है नाम और गोत्र, ये सभी साथ में चलते हैं। तो इनका क्या बताया है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, ये सब पहले से 10वें गुण स्थान तक बंधते हैं, है ना। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये हमने 4 जो सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव एक बार फिर से देख लेते हैं, जो लास्ट क्लास में नहीं देख पाए होंगे। सादी मतलब जिस बंध की, अभी हम बंध प्ररूपना पढ़ रहे हैं, मतलब हाँ, बंध स्वामित्व में हम बंध की बात कर रहे हैं, तो बंध प्रकरण में हमको ये देखना, शांश, बंध प्रकरण में हमको ये देखना है कि जो भी प्रकृति है, मतलब यहाँ हम मूल कर्म की बात कर रहे हैं, तो जो भी मूल कर्म है वो बंधता अगर है तो क्या उसकी आदि, उसके बंध, प्लीज म्यूट कीजिए एक बार। अभी ना कोई अनम्यूट मत करना, क्योंकि जनरली ऐसा, अभी कोई जनरल डाउट वाली बात अगर कोई आती है तो हम लोग लास्ट में ही लेने के भाव रखते हैं। अभी विवेक से म्यूट रखना सब और क्लास अटेंड करना, ठीक है। तो जो भी सादी का अर्थ होता है, स प्लस आदि, मतलब जिसकी आदि हुई है। यहाँ हम बंध पढ़ रहे हैं, तो जो भी मूल प्रकृति हम देख रहे हैं उनकी क्या आदि हुई है, मतलब क्या वो आदि, क्या उनकी कभी उनके बंध की बिगनिंग हुई है क्या। अगर उनके बंध की कभी बिगनिंग होती है तो वो सादी के भंग में हम टिक करेंगे, ठीक है। अब अनादि क्या होता है, जिसके भंग, मतलब जिसके बंध की कभी बिगनिंग नहीं हुई है, वो अनादि काल से बंधता आ रहा है, कभी बिगनिंग नहीं हुई है, अगर ऐसा है तो उसमें हम टिक करेंगे। अगर ध्रुव है कोई प्रकृति, तो ध्रुव का क्या अर्थ हुआ, ध्रुव मतलब सर्वकाल स्थायी, मतलब जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, मतलब हमेशा, जो हमेशा निरंतर मतलब निरंतर बंध रहा था और बंधता आएगा हमेशा। बंध रहा था की बात अभी हम करें नहीं करें वो मतलब वही होता है, पर हमेशा बंधने वाली जो प्रकृति होती है वो ध्रुव होती है। तो जो भी प्रकृति हम पढ़ेंगे, वो प्रकृति अगर हमेशा बंधती है, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी रूप में हो, भव सिद्धिक हो या अभव सिद्धिक हो, अगर वो प्रकृति हमेशा बंधती है, बंधती ही रहेगी, तो उसको हम किस में लेंगे, ध्रुव में। फिर मतलब बंधती ही रहेगी हमेशा, इसके लिए दूसरा वर्ड क्या दे सकते हैं, जिसका कभी अंत नहीं होगा, जिसके बंध का, तो वो ध्रुव प्रकृति हो गई। नेक्स्ट है अध्रुव। ये जो 4 है ना, इनको आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, क्योंकि आप अभी मूल कर्म के बाद जब उत्तर प्रकृति भी नेक्स्ट सिलेबस में पढ़ोगे, तब आपको यही 4 पॉइंट निकालने होते हैं, सादी अनादि ध्रुव अध्रुव। तो अच्छे से समझना इन 4 पॉइंट्स को। फिर अध्रुव, अध्रुव मतलब जो ध्रुव नहीं है, जो हमेशा नहीं बंधेगी, जिनका कभी स्टॉप होगा, और स्टॉप होता है मतलब अंत होता है जिनके बंध का, वो कहलाती हैं अध्रुव। तो जहां पर ऐसा हमको मिलेगा वहां हम
टिक कर देंगे। अब देखते हैं सादी अनादि प्ररूपना ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के लिए। ठीक है, अपने आप से हम निकालते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानावर्णी कर्म की। तो ज्ञानावर्णी कर्म की अगर हम बात करें, अच्छा एक बार हम क्या सभी की बुक्स आ गई? अनम्यूट करके बता दीजिए। कोई नो वाले हो तो बता दीजिए, जिनकी क्या बुक चीज नहीं आई दीदी? है। अभी हमारी नहीं आई है दीदी, नवापारा राजिम वालों की। 12 से 23 वाली बुक नहीं आई है अभी। दीदी नहीं, अभी हमारी तक भी नहीं नहीं आई आई है। है। मेरे तो ठीक है, गलती से गुण स्थान स्वरूप आ गई, ये बुक आई नहीं। गलती से नहीं आई है, वो भी आपके सिलेबस में है, बस अभी टर्म 1 में नहीं है, वो टर्म 2 में है। तो देखिए एक बात कहना है, अब ठीक है, अब जिनकी भी नहीं आई है वो अब बार बार नहीं बोलना, बस मैं एक बार बता देती हूँ। प्लीज म्यूट। आपने मैं एक बार बता देती हूँ, अब जिनकी भी बुक नहीं आई है ना, आप लोग एक बार ऑफिशियल नंबर पे अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना मतलब एड्रेस में आपकी प्लेस आ जाएगी, या स्पेसिफिक अलग से कर देना, प्लस अपना मोबाइल नंबर। आप एक बार व्यवस्थित मैसेज बना के, और कौन सी बुक आपकी नहीं आई है। फर्स्ट पार्ट ये है 12 से 23 वाला, और सेकेंड टर्म में आपको गुणस्थान स्वरूप रहेगा। तो अभी दिसंबर वाली एग्जाम में आपका फर्स्ट बुक है, सेकेंड बुक की भी आपको आवश्यकता है, तो उसको भी अभी ही भिजवा रहे हैं। आपकी दोनों में से कोई भी बुक नहीं आई है तो आप उनको व्यवस्थित मैसेज बना के नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर प्लस आपकी बुक का नाम, और दोनों नहीं आई है तो दोनों बुक का नाम लिख देना। ये लिख के आप उनको ऑफिशियल नंबर जिसपे से आपको अभी क्लास की लिंक आती है, उस नंबर पे प्रॉपरली मैसेज कर दीजिए, ताकि उनके पास व्यवस्थित डाटा आ जाए। और फिर वो चेक कर लेंगे कि आपकी बुक पहुंची है कि नहीं, या फिर आपको आपके पास अगर नहीं भी पहुंची तो वो फिर से आपको भेज देंगे। तो अब बार बार हम ये इश्यू नहीं क्रिएट करेंगे कि बुक आई है कि नहीं आई है। आप एक बार अपना व्यवस्थित करते हैं, फिर एक बार देखेंगे, अगर आपको नहीं पहुंचती है तो फिर हम आगे और देखेंगे कि पहुंच रही है कि नहीं। बस अभी इतना है। तो अभी अगर आप लोगों के पास नहीं आई है तो मैं फिर पीडीएफ चलने दूं या फिर बोर्ड पे दिखाऊं? दी जय जिनेन्द्र, तो ये कौन से हाँ, ग्रुप में आएगी? टेलीफोन नंबर और बुक का नाम क्या ये कौन से ग्रुप में आप डालेंगे? मतलब टेलीफोन नंबर, इसका, बुक का? ये आपको भेजना है, हम नहीं डालेंगे। आपको नहीं, अपना नाम, टेलीफोन नंबर एड्रेस, नहीं, मोबाइल नंबर, नहीं, आप जहाँ से मंगवाने हैं उसका तो आप लिंक भेजोगे ना, टेलीफोन नंबर उनका तो दोगे ना? वो आपको नंबर भेजना है ऑफिशियल पे, जो ऑफिशियल नंबर चल रहा है ना। एक बार दोबारा सेंड कर देना। हाँ, मैं एक बार वापस से ग्रुप में डलवा देती हूँ उनसे, प्लस जो भी आप डेली देख ही रहे हो ना, डेली जिस नंबर से रिकॉर्डिंग आ रही है, जिस नंबर से ये क्लास की लिंक आ रही है, उस नंबर पे आप मैसेज कर देना। नहीं तो मैं एक बार उनसे फिर से बोलती हूँ कि आप ग्रुप पे डाल दीजिए एक बार नंबर। ठीक है, जय तो जिनेन्द्र, मेरी भी नहीं आई है, और एक स्टूडेंट को अभी तक के उसमें लिए भी नहीं है ग्रुप में। अभी प्लीज ये डिस्कशन हम ना करें। मैं बस इसीलिए ये पूछ रही थी जिनकी नहीं आई है, कि अगर कोई भी ऐसा है कि ये वाली बुक नहीं आई तो हम पीडीएफ हाँ, कंटिन्यू नहीं रखें, आई वो है। है। बस अगर नहीं आई है तो नहीं, आपको एक बार नहीं आई। बता दिया कि आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। डन। अब हम देख लेते हैं, एक बार पीडीएफ हटा के एक बार इसको। हाँ, आपको हेल्पलाइन नंबर चैट बॉक्स पे भी दे दिया, आप इस पे से भी कॉपी कर के लिख लो, और नहीं तो आपको एक बार ऑफिशियल नंबर जो लिंक आता है उस पे आप डायरेक्ट मैसेज कर देना। ठीक है, अब अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो आप अपडेटेड एड्रेस भी याद से भेज देना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको बोर्ड पे, फिर आप इसमें साथ साथ में देखते जाएंगे। वीडियो स्पॉटलाइट हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहली प्रकृति ज्ञानावर्णी। तो ज्ञानावर्णी के लिए हमको क्या देखना है? सारी प्रकृति के लिए सबसे पहले हमको सादी देखना है, उसके बाद हमको देखना है अनादि, फिर देखना है ध्रुव, और फिर देखना है अध्रुव। ठीक है, ये 4 बातें हमको किसी भी प्रकृति के लिए देखना है। सबसे पहला है प्रकृति, मतलब मूल प्रकृति की ही हम बात कर रहे हैं, मूल कर्म की ही। ज्ञानावर्णी, ज्ञानावर्णी कर्म में अब हमको देखना है ज्ञानावर्णी कर्म क्या कभी ऐसा होता है। सबसे पहले ना ये बात करते हैं, यहाँ पर एक और कॉलम बनाते चलते हैं कि वो कहाँ कहाँ बंधता है, कौन कौन बांधता है, ऐसी वाली है ना। तो सबसे पहले है ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म कहाँ कहाँ बंधता है? ये चार्ट आप लोग जिनकी बुक नहीं भी आई है ना, वो आप लोग बनाते जाइए, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। ज्ञानावर्णी कर्म कहाँ कहाँ बनता है, गुणस्थान कौन है या बंधक जीव कौन है? ये है 1 से 10 तक।
ठीक है, अब ध्यान से समझना। हाँ, 1 से 10 तक। अब सबसे पहले ये देखिए, 1 से 10 तक जीव, सबसे इजीएस्ट से स्टार्ट करते हैं। ऐसे कंटिन्यूएशन तो हम बुक से भी देख सकते थे। सबसे इजीएस्ट से ये ध्यान में रखते हैं कि अगर ये कर्म या फिर कोई भी कर्म अभव सिद्धिक जीव बांधता है, अभव सिद्धिक जीव अगर कोई भी कर्म बांधता है या फिर कोई भी कर्म प्रकृति, देखिए मैं आपको जो अभी पढ़ाऊंगी ना, वो कर्म के साथ साथ कर्म प्रकृति के लिए भी सेम रूल्स चलेंगे। जब आप ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृति, दर्शनावर्णी की 9 प्रकृति, वेदनी की 2 प्रकृति, मोहनी की 28 प्रकृति, सब खुला करके जब हम पढ़ेंगे ना, तो तब आपको सेम रूल चल रहे हैं। इसलिए रूल्स को आप सबसे इनिशियल लेवल पर ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज है कि कोई भी प्रकृति, प्लीज एवरीवन म्यूट। आप लोग अनम्यूट करेंगे ना तो मेरी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ, कोई भी प्रकृति अगर अभव सिद्धिक जीव बांधता है, तो अभव सिद्धिक जिस भी प्रकृति को बांधता है, तो वो अभव सिद्धिक का अर्थ ही क्या है कि वो कभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करने वाला है। भव सिद्धिक मतलब भवी कभी नहीं है, वो कभी भी फ्यूचर में, भविष्य में सिद्ध नहीं बनेगा, इसलिए वो अभव सिद्धिक है। तो कभी भी अगर सिद्ध नहीं बनेगा, सिद्ध कौन बनते हैं? जो अपने 8 ही कर्मों को क्षय करते हैं, वो सिद्ध बन जाते हैं। अब जो जीव सिद्ध बनेगा ही नहीं, वो 8 कर्मों का क्षय नहीं करेगा। 8 कर्मों का अगर क्षय नहीं कर रहा है, मतलब वो हमेशा बंधेंगे। ठीक है, तो जो भी कर्म या जो भी कर्म प्रकृति अभव सिद्धिक जीव बांधता है, वो प्रकृति ध्रुव डेफिनेटली होती है। ध्रुव का क्या मतलब हुआ? ध्रुव का अर्थ है कि वो हमेशा बंधने वाली, मतलब कभी उसका एंड नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा केस है अनादि, मतलब वो अभव सिद्धिक जीव तो अनादि काल से है ना। तब ऐसा हम मानते हैं ना कि अनादि काल से संसार चला आ रहा है, तो भव सिद्धिक और अभव सिद्धिक सभी जीव अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तो वो जो भी कर्मों को बांध रहे हैं, भव सिद्धि को या अभव सिद्धि को, अनादि काल से अगर उस कर्म प्रकृति को बांध रहे हैं, और अभव सिद्धिक तो अनादि काल से डेफिनेटली ही बांधते हैं। भव सिद्धिक में कभी ऐसा हो सकता है, वो कैसा हो सकता है मैं आपको अभी केस बताती हूँ, पर डेफिनेटली अभव सिद्धिक जीव तो अनादि रूप से, मतलब अनादि का भंग उनमें रहता ही रहता है। अनादि काल से, अनादि रूप से वो कर्मों का क्या करते हैं? बंद कर रहे होते हैं। कोई भी कर्म प्रकृति हो, 8 ही कर्म की बात करेंगे, 8 में से 7 की बात करेंगे, आयुष्य का थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, कोई भी जीव अनादि काल से आयुष्य नहीं बांधता है ना, आयुष्य का तो ब्रेक लगता ही लगता है, अभव सिद्धिक जीव क्यों ना हो, तो वो हम अलग से जब बात करेंगे। बट सभी कर्मों के मतलब 7 कर्म समझना, सभी कर्मों को जीव अनादि काल से बांधता आ रहा है और अनंत काल तक, मतलब कभी अंत नहीं करेगा, वो निरंतर बांधता ही रहेगा विथआउट एंडिंग। तो हमेशा हमेशा बांधेगा, ऑलवेज, मतलब ध्रुव में आएगा। तो अनादि और ध्रुव का पॉइंट, जो भी प्रकृति, ये इजीएस्ट मेथड है, या तो आप इस रूल को लिख के रख लो कि जो भी अभव सिद्धिक जीव रहेगा, अभव सिद्धिक जीव में ऑलवेज अनादि और ध्रुव, ये 2 तो रहेंगे। जिन भी अभव सिद्धिक, जिन भी प्रकृतियों को, जिन भी कर्मों को या फिर कर्म प्रकृतियों को अभव सिद्धिक जीव बांधता है, वो सभी हमेशा अनादि भी रहेंगी, ध्रुव भी रहेंगी। जिन भी कर्म प्रकृतियों को अभव सिद्धिक जीव बांधता है, वो हमेशा अनादि और ध्रुव रहेंगी। ठीक है, अब आयुष्य कर्म को जीव, एक मिनट, क्या जिन भी अभव सिद्ध, हाँ, जिन भी जीवों को बांधता है, इसमें आयुष्य का एग्जेप्शन रखना, आयुष्य के लिए जिन भी प्रकृतियों को बांधता है एक्सेप्ट आयु, आयुष्य के लिए इसमें नहीं समझना, क्योंकि आयुष्य का ही अंडरस्टूड है कि वो अनादिकाल से आयुष्य बनती नहीं है। अगर पूरी लाइफ में आयुष्य सिर्फ एक ही बार बन रही है, तो उसकी बिगिनिंग होगी, वो बंधेगी और उसका एंड हो जाएगा। तो चाहे भव सिद्धि को या अभव सिद्धि को, कोई भी अनादि और ध्रुव रूप से आयुष्य का बंध नहीं करता। ठीक है, तो वो भी बात हम देखेंगे। बट अभी इतना ध्यान रखना कि अगर कोई प्रकृति, अभी यहाँ हम मूल कर्म की बात कर रहे हैं, ये रूल मैंने आपको उत्तर प्रकृति के लिए दिया है, पर मूल कर्म में भी ध्यान रखना कि अगर वो प्रकृति अभव सिद्धिक जीव बांध रहा है, मूल कर्म बांध रहा है, तो वो डेफिनेटली ध्रुव और अनादि और ध्रुव तो हो गई, ध्रुव रूप से बांधता है, अनादि काल से बांधता आ रहा है। ठीक है, ये लिख लिया आपने रूल, तो हम बोर्ड रब करते हैं।
अब नेक्स्ट, अब हमको देखना है सादी और अध्रुव। ये तो हमने अभव सिद्धि की अपेक्षा देख ही लिया, पर भव सिद्धि की अपेक्षा भी अनादि का भंग घटित होता है। वो कैसे होता है? वो ऐसा है कि देखो, ज्ञानावर्णी कर्म क्या है? 1 से 10वें तक। तो जो भी भव सिद्धिक जीव अभी अनादि काल से संसार भ्रमण करते 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 वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th गुण स्थान तक ही है मान लो, है ना? और वो 7th गुण स्थान तक है, या फिर वो हाँ ठीक है, इतना ही समझो अभी कि वो 7th गुण स्थान तक कोई भी जीव गया, और 7th से मतलब अनादिकाल से अभी संसार परिभ्रमण करते उसने इतने गुण स्थान से ऊपर चढ़ा ही नहीं है। चढ़ा ही नहीं है मतलब वो कभी दो ही टाइप की श्रेणी होती है 8, 9, 10 में, या तो उपशमक श्रेणी होती है या शपक श्रेणी होती है। अगर वो जीव शपक श्रेणी चढ़ गया है तो वो जीव क्या होगा? 12, 13, 14 मोक्ष। और अगर वो जीव उपशमक श्रेणी है तो 11। तो जो भी हमारे बंध क्या है, यहाँ तक है ना? तो जो भी जीव अभी तक इनमें परिभ्रमण कर रहा है, भले वो भव सिद्धिक है, भले ही उसको सिद्धावस्था प्राप्त करनी है, पर अनादिकाल से अभी तक उसने एक भी श्रेणी नहीं चढ़ी, वो अभी इन्हीं गुण स्थानों में भ्रमण कर रहा है, या तो फर्स्ट में ही कर रहा है, कभी सम्यक्त को प्राप्त नहीं करा। ऐसा कृष्ण पाक्षिक भव सिद्धिक भी आपसे पूछ सकते हैं, क्या कृष्ण पाक्षिक भव सिद्धिक जीव अनादि रूप से ज्ञानावर्णी का बंध कर रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल कर रहा है ना? अब अगर वो मान लो उसने सम्यक्त को प्राप्ति भी कर ली, वो शुक्ल पाक्षिक भी बन गया, फिर सम्यक्त की प्राप्ति भी कर ली, और ये सब में पहुंच भी गया, प्रमत्त अवस्था तक भी पहुंच गया, पर श्रेणी नहीं चढ़ी है, तो भी अभी तक उसने ज्ञानावर्णी का निरंतर ही बांध रहा है, वो कभी स्टॉप नहीं हुआ। स्टॉप कब होगा? यहाँ पे आके स्टॉप होगा। तो फिर उसके बाद उसने मान लो उपशमक श्रेणी चढ़ भी ली, उपशमक श्रेणी चढ़ के 8, 9, 10 तक भी आया है अभी वो, ये पूरा अंतर्मुहूर्त में ही होता है, 8, 9, 10, 11, फिर 11 से वापस 10, 8, 9, 7, 6, ये होता टोटल अंतर्मुहूर्त में है। बट एट प्रेजेंट हो सकता है ना कोई जीव ऐसा हो जो उसका अंतर्मुहूर्त अभी चल रहा हो और उपशमक श्रेणी का आरोहण कर रहा हो, तो वो उपशमक श्रेणी आरोहण कराए, बट वो 11th गुण स्थान तक नहीं पहुंचा है, अभी वो 8, 9, 10 में ही होगा मान लो। तो वैसे जीव भी क्या है, अभी ज्ञानावर्णी का अनादिकाल से ही बंद कर रहा है, उनने कभी स्टॉप नहीं करा, फर्स्ट टाइम उपशमक श्रेणी चढ़ रहा है तो, है ना? और अगर फर्स्ट टाइम शपक श्रेणी फर्स्ट टाइम चढ़ रहा है, तो भी अगर वो 10th गुण स्थान तक है तो अभी वो बंद कर रहा है उस 10th गुण स्थान। मतलब ये आपको यही समझना कि अभी तक कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ी है, अभी तक 10th गुण स्थान को क्रॉस ही नहीं कराया अगर उस जीव ने। सिंपल भाषा में कोई भी जीव हो जिसने 10th गुण स्थान को अभी तक क्रॉस नहीं करा, वो अनादि रूप से क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। लेकिन अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो हमारा खुद का जीव उपशमक श्रेणी चढ़ा था, हमारे खुद का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरी आत्मा या मैं किसी भाव में उपशमक श्रेणी चढ़े, और उपशमक श्रेणी चढ़ के मैं 11th गुण स्थान पे आई। 11th गुण स्थान पे मेरे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का बंध नहीं हो रहा था, नाम गोत्र का बंध नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने देख लिया पहले कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कहाँ तक बनते हैं, सिर्फ 1 से ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी नाम गोत्र अंतराय 1 से 10 तक ही बनते हैं। तो 1 से 10th तक बन रहा है, मतलब जैसे ही मैं 11th गुण स्थान को टच करी, या कोई भी जीव 11th गुण स्थान को टच करा, उसके ये पांचों कर्म नहीं बंध रहे होंगे, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय नाम गोत्र, ठीक है? ये पांचों ही कर्म नहीं बंध रहे होंगे। इसके साथ साथ हम मोहिनी को भी देखेंगे आगे, और उसको बाद में बात करते हैं। एक बार ये 5 प्रकृति देख रहे हैं ना, तो इन पांचों ही कर्मों को 11th गुण स्थान में मैंने बंध नहीं किया, मतलब मैंने उनका बंध रोक दिया। अगर जीव 11th गुण स्थान में चला गया, उसने वो बंध रोक दिया, बंध रुका है, बंध का अंत हुआ है, मतलब अध्रुव हो गया, ठीक है? अध्रुव की डेफिनेशन क्या देखी थी हमने? जीव जिस बंध का अंत करता है। जब मैं 10th गुण स्थान तक जा रही थी, उसके बाद मैं 11th में आई, मैंने वहां पर उनका बंध नहीं किया, तो बंध का अंत हो गया मेरा 10th पे, और फिर मैं 11th में आई तो मेरा बंध नहीं हो रहा, तो मैंने 10th के बाद एंड कर दिया, मतलब अध्रुव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना? भव सिद्धिक जीव की अपेक्षा ही होगा, क्योंकि अभव सिद्धिक के लिए तो ओनली एक ही गुण स्थान है, यहाँ तक तो जाता ही नहीं है वो। तो भव सिद्धिक की अपेक्षा जो भव सिद्धिक जीव 10th गुण स्थान को क्रॉस करके 11th में आ गए, या फिर 12th में आ गए, 12th वाला भी हो तो भी चलेगा, 11th या 12th में आ गए हैं,
जिन भवसिद्धिक जीवों ने इन कर्मों का क्या कर दिया है, बंध को रोक दिया है, तो उनकी अपेक्षा ज्ञानावर्णी वगैरह का बंध क्या हो गया, अध्रुव हो गया। मतलब इसके बंध का एंड हो गया, ध्रुव नहीं बचा वो, मतलब हमेशा बंधने वाला नहीं बचा, उसका एंड हो गया। ठीक है। अब मान लो 12th में था तो फिर मैंने बंध रोक के और मोक्षावस्था प्राप्त कर ली, बट अभी मैं क्या हूं, मैंने उपशमक श्रेणी करी है, मतलब मैं 11th में हूं, तो डेफिनेटली मुझे नीचे आना ही पड़ेगा। नीचे आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट 4th में भी जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट 10th में भी आते हैं गिरते हुए, और काल करते हैं तो 4th में आते हैं। अब चाहे वो 11th गुण स्थान वाला 4th में जाए, 4th में कितना बंद करेगा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का बंद करेगा ना, डेफिनेटली करेगा। 4th में करेगा, अगर वो 11th से 10th में आया तो भी वो बंद करेगा ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का, बिल्कुल कर सकता है ना। चैट बॉक्स में यस और नो लिखते चाहिए ताकि ध्यान में रहे। हाँ करेगा, हाँ करेगा। हाँ करेगा वो यहाँ वापस। पे इसके बंध, यहाँ पे बंध स्टॉप हो गया था, यहाँ पे आया तो फिर से बंध स्टार्ट हुआ। बंध स्टार्ट हुआ मतलब बंध की आदि हुई, तो ये सादी प्ररूपना हो गई। ज्ञानावर्णी कर्म के बंध की स्टार्टिंग हो गई, वापस 10वें में आया तो बंध की स्टार्टिंग हो गई, तो सादी भी हो सकता है। तो ये और ये, चलो अभी तो ये हमने अभव सिद्धि की अपेक्षा बात करी, अब हम इसको भव सिद्धि की अपेक्षा भी बात करें। क्या है ये, अनादि, मतलब अनादि काल से क्या कर रहे हैं, ज्ञानावर्णी कर्म बंद कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हमने देखा ही ना, भव सिद्धिक है तो फर्स्ट गुण स्थान में ही रहता है, अनादि काल से फर्स्ट में ही भ्रमण कर रहा है। और ऐसा भव सिद्धिक जीव जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चढ़ के अगर 10th तक भी है, तो वो अनादि काल से ही इसका बंद करता आया है, अभी तक उसका बंद रुका नहीं है। अगर वो चढ़ रहा है तो, अगर वो ऊपर चढ़ के नीचे आ गया तो फिर वो सादी हो जाएगा। मतलब 10th गुण स्थान में अब आपसे पूछे, मतलब अगर ठीक है आपसे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे पता नहीं, इतना हाई लेवल अगर नहीं जाएगा पेपर तो नहीं पूछेंगे, बट मैं आपको वैसी प्रिपरेशन करवाना चाहती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपसे अगर पूछा कि 10वां गुण स्थान में कोई जीव है, 10वां गुण स्थानवर्ती जीव, अब वो जीव आपको बता दिया कि वो जीव क्या है, वो आरोहक है, आरोहण करता हुआ है, उपशमक श्रेणी का आरोहण कर रहा है। आरोहण मतलब ऊपर चढ़ना। अब बताइए कि उसका जो ज्ञानावर्णी कर्म है, और ऐसा भी आपको हिंट कर दी कि वो फर्स्ट टाइम आरोहक है, मतलब आज तक उसने कोई श्रेणी नहीं चढ़ी। अब उसके ज्ञानावर्णी कर्म का कौन सा भंग होगा, सादी होगा या अनादि होगा? अनादि होगा दीदी। अनादि होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वो फर्स्ट टाइम आरोहण कर रहा है, अभी तक उसने एक भी बार आरोहण नहीं करा था, तो अनादि काल से बांधता आ रहा था, बांधता आ रहा था, बांधता आ रहा था, आरोहण करते करते 10th में आया, तो अनादि काल से ही बांध रहा है ना। चलो अब मैं आपसे अगर बोल दूं कि ये अवरोहक जीव है, ये आरोहण नहीं कर रहा, ये अवरोहण कर रहा है। अब वो फर्स्ट टाइम करे चाहे कितने ही टाइम करे, अब वो सादी होगी कि अनादि होगी? अब शादी हो शादी हो गया। गई। जीव वही है, मतलब वही है, मतलब 10th गुण स्थानवर्ती ही जीव है, बट 10th गुण स्थान में आने वाला जीव भी एक होता है 9 से आ रहा है, एक होता है 11 से आ रहा है। 9 से आने वाला है, अगर पहली बार ही 9 से 10 में आ रहा है, और 10 के आने के बाद मतलब 10th में आ रहा है, तो 10th में उसकी ज्ञानावर्णी का तो बंद हो रहा है, उसके बाद ही स्टॉप होता है। तो 10th में जो बंद हो रहा है वो अनादि काल से बंद हो रहा है, क्योंकि अभी तक उसने कभी स्टॉप नहीं किया था। और अगर वो 11th से 10th में आया, मतलब वो स्टॉप करके फिर से नया बंध स्टार्ट किया है, अब उसकी आदि हो गई है। क्लियर हुआ? हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे ना तो इंटरेस्ट जी। रहेगा। हाँ हाँ ये इसी प्रकार से हमारे सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, ये चारों ही भंग घटित होते हैं। और ध्रुव तो हमेशा दीदी अभव एक सिद्धि बार की और अपेक्षा बताना, ही होता है। हाँ एक बार एक और बार और बताती हूँ, एक बार पूरा बता देती हूँ। ध्रुव जो होता है, ध्रुव सिर्फ और सिर्फ अभव सिद्धि की अपेक्षा ही होता है ना। और अनादि जो होता है वो अभव सिद्धि की अपेक्षा तो होता ही होता है, लेकिन भव सिद्धि की अपेक्षा भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐसा भव सिद्धिक जीव जो अभी तक उसके उन कर्मों का स्टॉप नहीं करा। अब मान लो हम हमारी आत्मा की बात करें, मान सकते हैं कि हमारी आत्मा अनादि काल में अभी तक वो कभी श्रेणी आरोहण नहीं करी हो, उपशमक श्रेणी भी आरोहण नहीं करी हो, शपथ श्रेणी की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि शपथ श्रेणी आरोहण कर लिया होता तो हम संसार में क्यों होते अभी तक,
है ना। तो अगर मान लेते हैं उपशमक श्रेणी कभी आरोहण ही नहीं किया हमारे जीव ने, तो हमारा जो ज्ञानावर्णी का बंध चल रहा है वो अनादिकाल से ही चल रहा है। बट वी नो कि हम भवसिद्धिक है, हमें भगवान की वाणी पर श्रद्धा है और हम फर्स्ट गुण स्थान पर नहीं है, हम फोर्थ फिफ्थ गुण स्थान पर हैं और सिक्स्थ पे भी जाने के भाव रखते हैं, सेवंथ पे भी जाने के भाव रखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बंध है वो अनादि रूप से हो सकता है, मतलब भव सिद्धिक का बंध भी अनादि रूप से हो सकता है और अभव सिद्धिक का तो रहता ही रहता है हमेशा अनादि और ध्रुव। इसीलिए अनादि में दोनों की बातें होती है, बट सादि और अध्रुव अभव सिद्धिक की अपेक्षा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अभव सिद्धिक कभी 10th गुण स्थान तक पहुंचेगा ही नहीं और वो 11th पे जाके कर्मों का बंध स्टॉप करेगा ही नहीं। इसीलिए कौन से कर्मों का, अभी ज्ञानावर्णी वगैरह की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसा हमने ज्ञानावर्णी के लिए समझा वैसे ही दर्शनावर्णी और अंतराय के लिए भी समझना, और वैसा ही अघाती में नाम और गोत्र है। आरोहण करे तो आदि अनादि होते हैं ना, अवरोहण करे तो सादी। सादी, अवरोहण मतलब गिर रहा है ना, तो गिर रहा है मतलब वापस बंद स्टार्ट कर रहा है, बंद स्टार्ट है मतलब आदि। ठीक है, और आरोहण का भी ध्यान रखना, ये जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा था, ऐसा अगर आपसे पूछ लिया कि मान लीजिए आपसे पूछ लेंगे कि उपशमक श्रेणी अवरोहण एक भाव में 2 बार कर सकता है और वो जीव सेकेंड टाइम उपशमक श्रेणी का आरोहण कर रहा है और अब वो 10th गुण स्थान में है, तो अब उसका क्या होगा, सादी होगा कि अनादि होगा? शादी होगा। सादी, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार शादी स्टार्ट होगी। मतलब एक बार शादी उसका होगा बंद वो। स्टार्ट रुक के वापस स्टार्ट हो चुका है, भले ही वो इस बार में नहीं हुआ है, इस बार में नहीं हुआ है, पिछली बार में हुआ है। पर पिछली बार जब उसने उपशमक श्रेणी चढ़ी थी और वो वापस गिरा था, उपशमक श्रेणी चढ़ी मतलब 11वें तक गया था और 11वें तक जाने के बाद वापस 10वें में गिरा था, फिर 9वें 8वें 7वें 6ठे तक गया, 6ठे से फिर भावों की विशुद्धि रही या फिर वो मलिनता भी आई तो भी 4th 5th में गया, फिर वापस चढ़ा, फिर 7th 8th में चढ़ के सेकेंड टाइम फिर से श्रेणी आरोहण करी और अब वो 10th में आया है। अब अनादि होगा कि सादी होगा? शादी होगा। शादी शादी होगा, क्योंकि ये सेकेंड टाइम चढ़ रहा है ना, फर्स्ट टाइम ऑलरेडी उसने स्टार्टिंग कर दी। अनादिकाल से बांधता तो वो अनादिकाल से अगर बांधता, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? दीदी आ रही है, हमको तो आ रही है। ठीक है, तो अनादिकाल से अगर वो बंद कर रहा होता तो हम बोलते कि वो अनादि रूप से बंद कर रहा है। बट यहाँ पे तो अभी देखा ना, उसी भाव में हो या किसी और भी दूसरे भाव में, उसने अगर एक बार 11th गुण स्थान चढ़ के वापस वहां पे बंद रोक दिया था, फिर से वो 10th में आया, बंद स्टार्ट किया, तो वो सादी हो गया। क्लियर है? अब ये 10th में आया तो भी सादी है, और मान लो 11th से वो काल करके 4th में भी चले गया हो। 4th में कैसे जाता है, अध्याशय से जाता है कि भावशय से जाता है? भावशय से जाता है। भावशय मतलब उसका भाव पूरा हो गया। अगर भाव पूरा हो गया तो मनुष्य भाव से वो ये इसमें द्वितीयोपशम सम्यक्त में रहते हुए अगर काल करा, 11th गुण स्थान द्वितीयोपशम सम्यक्त का होता है, तो उसमें किस में जाता है? विमान में 11th गुण स्थान वाला अनुत्तर विमान भी नहीं बोलना, अनुत्तर विमान तो गुण स्थान नीचे रहते हैं 7th वगैरह। 8th से 11th उपशमक श्रेणी में है तो वो पक्का आरोहक हो या अवरोहक हो, वो सर्वार्थ सिद्ध में ही जाएगा। तो सर्वार्थ सिद्ध में जा रहा है मतलब देवगति में गया, तो देवगति में गया तो देवगति में उसके ज्ञानावर्णी कर्म नहीं बंधेगा क्या? बंधेगा। तो स्टार्टिंग हुई ना, तो वहां पर भी आदि हो गई, शादी। हाँ, मतलब आदि हो गई, आदि सहित है तो शादी भंग है। ठीक है, क्लियर हो गया? 11 से 10 में जाए चाहे 11 से 4th में जाए, उसकी आदि होती ही है। अब 10th से 9th में आ रहा है तो वो तो नई बिगनिंग नहीं है ना, वो तो कंटिन्यूएशन बंध ही रहा है। बट किस रूप में बंधा? शादी के रूप में बंधा, क्योंकि वो स्टार्ट तो एक बार भी अगर उसका ब्रेक लग गया, बंद रुक गया और फिर स्टार्ट कराए तो वो डेफिनेटली शादी होगा। मतलब 10 से अगर 9 8 7 में भी गया और वापस 8 9 10 चला तो भी शादी होगी, तो भी शादी होगा। एक बार बंद स्टॉप कर दिया मतलब फिर जो बांधेगा वो शादी ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये रूल चलता है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, नाम गोत्र के लिए। ठीक है, अब इसमें है ना, अब हम बात कर लेते हैं मोहनी कर्म की। ठीक है, ये तो हमने देख ली साथ में एक साथ। अब मोहनी कर्म की अगर हमको बात करना है तो मोहनी को अलग से लिखेंगे। क्यों अलग से लिखेंगे? क्योंकि इसके गुणस्थान कितने हैं? 1 से 9। देखिए इनमें कौन कौन सा भंग घटित होगा।
यहाँ से 10th पे भी जाता है, यहाँ से 4th पे भी जाता है। ठीक है, अब देखो मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म में क्या हो रहा है? मोहिनी कर्म अनादिकाल से बंध रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ। वापस से दो ही बातें हैं, उपशमक श्रेणी हो या शपक श्रेणी हो। शपक श्रेणी हो तो भी 8 9 10th में नहीं, इसका जो बंध है वो यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, अब 9th तक जो भी जीव अभी पहली बार अगर शपक श्रेणी चढ़ा है या पहली बार उपशमक श्रेणी चढ़ा है, अगर फर्स्ट टाइम आरोहण है, 9th गुणस्थान वाला जीव है, फर्स्ट टाइम अगर आरोहण है ना, फर्स्ट टाइम वो क्या है, 9th गुणस्थान में आया, शपक श्रेणी में आया चाहे उपशमक श्रेणी में आया, फर्स्ट टाइम अगर वो आया है तो उसके मोहिनी कर्म की क्या होगी? कौन सा भंग होगा? शादी के अनादि अनादि। अनादि। फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, क्योंकि वो अभी इतने टाइम से इसी संसार में भ्रमण करते करते अब वो श्रेणी चढ़ा, दोनों में से कोई भी एक श्रेणी है, बट वो फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम अगर श्रेणी आरोहण है तो या तो वो मतलब शपक श्रेणी हो या उपशमक श्रेणी हो, कोई भी हो, उसका मोहिनी कर्म अनादिकाल से ही बंध रहा है और फिर बंधते बंधते वो 9th गुण स्थान तक आया। अब मान लेते हैं कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, वो उपशमक श्रेणी पे, शपक श्रेणी पे गया तो फिर तो वापस बंध स्टार्ट करेगा ही नहीं, तो ये तो बात ही नहीं करते हैं। इसकी बात करें, वो उपशमक श्रेणी पे था, अच्छा ठीक है, शपक श्रेणी, हाँ वापस नहीं आता, हाँ नहीं आएगा शपक श्रेणी। उपशमक श्रेणी में गया, 8th से 9th पे गया, 9th से 10 पे गया, 10 से वापस 9 पे आएगा क्या? आएगा। आएगा। अवरोहण करे तो अवरोहण करेगा तो आएगा। अवरोहण करेगा तो आएगा। मैंने क्या बोला? चलो चलो चलो, उपशमक श्रेणी वाला है तो आएगा ही। ठीक है, सबको म्यूट कर दिया। मेरा क्वेश्चन किसी ने ध्यान से सुना ही नहीं, किसी का भी परफेक्ट आंसर नहीं आया। मैंने क्या पूछा? अनादिकाल से वो आया 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 और उपशमक श्रेणी पे आया, 8वें पे गया, 9वें पे गया, 10वें पे गया, वापस 9 पे आएगा क्या? आपने कहा आ सकता है क्योंकि उपशमक श्रेणी है। अरे भाई, जब तक वो 11th पे नहीं जाएगा तब तक वो अवरोहण कैसे करेगा? बीच में नहीं नीचे आता वो। 8 से 9, 9 से 10, 10 से डेफिनेटली 11 पे जाना ही पड़ेगा, 11 से वापस 10 पे जाएगा, 10 से फिर 9 पे आएगा। ऐसा नहीं होता कि आप आरोहण करवा दो, आरोहण ऊपर तक पहुंचे ही नहीं और बीच में अवरोहण करवा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आरोहक जीव है तो 8 9 10 11 तक जाएगा, वहां पे काल पूरा होगा, तभी वो 10 9 8 7 पे वापस आएगा। ठीक है, तो चलो, मैंने पूछा था 8 से 9, 9 से 10, 10 से वापस 9 आ सकता है, तो आप लोगों ने कहा उपशमक श्रेणी आ सकता है, बट वो आंसर गलत है। उपशमक श्रेणी ही क्यों ना हो, 10 से पहले उसको 11 पे जाना पड़ेगा, 11 से 10 पे आएगा, 10 से ही वो 9th पे आएगा। अब 10 से जब वो 9th पे आया तो 10th पे जब वो गया था आरोहण के टाइम यहाँ पे उसका मोहिनी कर्म बंध रहा था, बट जैसे ही वो 10th गुण स्थान में आया तो वहां पे उसके मोहिनी कर्म का बंध रुक गया। अब जब यहाँ बंद रुका, यहाँ भी बंद नहीं हुआ, यहाँ काल पूरा करके वापस इधर आया, मोहिनी कर्म तो स्टार्ट नहीं होगा, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय नाम गोत्र स्टार्ट हो जाएंगे बंधना, लेकिन मोहिनी बंधना स्टार्ट नहीं होता। मोहिनी कब स्टार्ट होता है? बादर कषाय के उदय में, और ये तो सूक्ष्म लोक का उदय है, तो हम आएंगे 9th गुण स्थान। जो भी जीव आएगा तो उसके बादर कषाय का क्या हो जाएगा? उदय स्टार्ट हो जाएगा। जैसी बादर कषाय का उदय स्टार्ट हुआ, वापस मोहिनी कर्म बनना उसका स्टार्ट हो जाएगा। मोहिनी कर्म बंधना रुका था और फिर स्टार्ट हुआ है, तो अब अगर अवरोहक जीव है तो हम क्या बोलेंगे? शादी हो गई। मैडम आपकी आवाज कट रही है, मैडम आवाज कट रही है आपकी बार बार। नहीं कट रही है। कोई आपका दिक्कत कोई हो रही है? प्रॉब्लम होगा। नहीं, क्लियर है आपके आवाज। एकदम क्लियर। आवाज क्लियर बता रहे हैं, आपके शायद Clear थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत होगा, आप देख लीजिए, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा, मतलब समझ आ जाएगा जो आपका मिस हुआ है। अब देखते हैं, ये हो गया शादी, मतलब अवरोहक जीव है, नीचे आया तो उसके प्रकृति की क्या हुई? वापस बंध की बिगनिंग हुई। यहाँ ध्यान रखना, हम बंध की ही बात कर रहे हैं, हम पूरा दिमाग हमारा बंध में चलेगा। जब हम उदय पढ़ेंगे तो हमको उदय पे ध्यान देना है, फिर हमको बंध और उदय में मिक्स नहीं होना है, इसीलिए सबको साथ में नहीं पढ़ रहा है। पहले बंध को सारे 8 कर्म देख लेते हैं, फिर हम उदय पे जाएंगे। ये हो गया। अब हम अनादि भी हमने देख ली, इसी टाइप से अनादि भी हमने देख ली, अगर फर्स्ट टाइम चढ़ रहा है तो अनादि भी है। मोहिनी कर्म को अब सिद्धिक जीव बांधते हैं अनादिकाल से और हमेशा बांधते रहेंगे।
जी फर्स्ट गुण स्थान में तो होता है ना, जी हाँ ध्रुव है। ध्रुव है। ये और भी है, अध्रुव सती मतलब भी मोहिनी है। कर्म का एंड हुआ, 9 से 10 पे आया तो एंड हुआ ना, जी हाँ हो गया। अंत होता है तो अध्रुव होता भी है। है। ठीक है, एंड हो रहा है मतलब अध्रुव है। हो गया। अब हम इस पार्ट को मिटा सकते हैं क्योंकि बाकी जो देखना है वो, अच्छा इसमें हम एक चीज देख सकते हैं ना, इसको क्यों रब करना, इसमें ही हम वेदनी पढ़ लेते हैं। चलो ये यहाँ पे मैं वेदनी समझा रही हूँ, एक बार थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। ये दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, फिर क्या था, अंतराय और अतराय नाम और नाम गोत्र, और गोत्र। ना। तो ये यहाँ तक हमने देखा। अब हम बात करते हैं वेदनी कर्म की, है ना। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुषी की अलग से बात करेंगे, नाम, गोत्र और अंतराय हो गए 8 कर्म। वेदनी की जब बात करें तो वेदनी कर्म कहाँ से कहाँ तक बनता है, 1 से 1 से 13। 13, है ना। अब 1 से 13 सबसे पहले तो ध्रुव में टिक लगा दे, क्योंकि वेदनी कर्म को अभव सिद्धिक जीव भी बांधते हैं, हाँ है ना। बांधते। अनादिकाल से भव सिद्धिक जीव भी बांधता आ रहा है, यहाँ से चढ़ते 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 अनादिकाल से वो भी बांध रहा है, भव सिद्धि को या अभव सिद्धिक जीव हो। फिर है, अब देखते हैं 13 गुण स्थान तक अगर वेदनी कर्म बंध रहा है तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करता करता जीव यहाँ पे आया, यहाँ भी उसका क्या था, 11वें गुण स्थान में वेदनी कर्म बंध रहा था। अगर वो हाँ उपशमक 15 का। श्रेणी चल रहा है, 11वें गुण स्थान में भी वेदनी कर्म बंध रहा था, हाँ 15। तो कुछ भी स्टॉप नहीं हुआ यहाँ पर। नहीं नहीं 12 में भी यहाँ हुआ। पे था बंध रहा था, यहाँ भी बंध रहा था, यहाँ भी बंध रहा था, यहाँ भी बंध रहा था, यहाँ से अवरोहण किया तो भी बंध रहा था, बंध रहा था, बंध रहा था। मतलब उपशमक श्रेणी में अगर आरोहक जीव हो या अवरोहक जीव हो, कोई भी जीव हो, चलो इसको एक बार साइड में रख देते हैं। अगर कोई भी जीव वेदनी कर्म का बंध कर रहा है, वेदनी कर्म का बंध अगर उपशमक श्रेणी में वो आरोहण करे या अवरोहण करे, उपशमक श्रेणी में इसका क्या है, बंध रुका नहीं है। बंध रुका है क्या, नहीं ये 8 9 10 11 में भी बंध रहा था, 10 9 8 में भी बंध रहा था। तो उपशमक श्रेणी में अनादि रूप से ही क्या है, वो बंध होता है। उपशमक श्रेणी जब होगी तो अनादि रूप से ही बंध रहा होगा। शादी का कोई पॉइंट आएगा क्या इसमें, नहीं नहीं शादी का पॉइंट ही नहीं आ सकता, क्योंकि वो, अब मान लो ये शपथ श्रेणी उसने चढ़ी नहीं है, और वो कितनी 4 टाइम, अगर पूरे भव में 4 टाइम उपशमक श्रेणी चढ़ सकता है मैक्सिमम, तो चारों ही बार चढ़ जाए, पर उसका कभी भी बंध नहीं रुका, क्योंकि 11वें गुण स्थान में भी वेदनी कर्म बनता है। तो बंध सभी गुण स्थानों में बंधा, चाहे वो उपशमक श्रेणी में चारों ही बार आके उतर गया, चढ़ के उतर गया, अवरोहण आरोहण कितनी बार हो गया, पर उपशमक श्रेणी में रहता हुआ जीव कभी भी वेदनी कर्म का बंध का स्टॉप नहीं करता। तो कोई भी जीव जब तक शपथ श्रेणी नहीं चढ़े, शपथ श्रेणी नहीं चढ़ने के बाद भी जब तक वो 13 गुण स्थान तक नहीं पहुंचे, अब मान लेते हैं, बात करते हैं शपथ श्रेणी की। अब शपथ श्रेणी में अगर कोई जीव गया है तो शपथ श्रेणी में वो क्या करेगा, शपथ श्रेणी में वो आया 8 9 10 11 तो होता ही नहीं, 10 से डायरेक्ट 12 में गया, 12 से 13 में आया, 13 के बाद, मतलब 13 तक भी बंध रहा था, 13 के बाद उसका बंध रुकेगा और 14 में बंध नहीं होगा। अब आप बताइए, ये जो यहाँ पर शपथ श्रेणी चढ़ रहा था, ये आरोहण हो, अवरोहण तो होता ही नहीं है इसमें, एक ही है, इसमें तो हमको आरोहण और अवरोहण दोनों की बात करनी पड़ती है ना। लेकिन यहाँ पर तो एक ही होता है, सिर्फ आरोहण होता है। आरोहण करता हुआ जीव 8 9 10 था, 11 था, 13 सॉरी 12 था और 13 था, इसमें आया आया आया, चाहे कितना ही बंद करे, इसका भी बंध क्या है, अनादि है ना। हाँ क्या कभी इस बीच उसका बंध रुका क्या, नहीं नहीं रुका, तो इसका भी क्या है, अनादि है ना। हाँ अनादि काल से बंध रहा था, शादी है क्या, नहीं है। नहीं मतलब क्या इसमें कभी शादी का होगा, लेकिन भंग ही नहीं वापस होगा। बाद में बंधेगा नहीं। 14 में अगर कोई जीव आया, उसने बंध रोका, अब वो वापस स्टार्टिंग बिगनिंग कर सकता है क्या 13 में जाके, नहीं करेगा। 13 में शपथ जाता श्रेणी ही वाला नहीं है, नहीं करेगा। नहीं इसलिए करेगा। शादी इसमें भी नहीं होता। तो चाहे उपशमक श्रेणी हो चाहे शपथ श्रेणी हो, शादी का भंग घटित हो ही नहीं सकता वेदनी कर्म के केस में। क्लियर है, हाँ जी एकदम क्लियर। ये शादी को क्रॉस कर देंगे।
अब क्या एंड होगा 13 पे जाके? लास्ट में एंड होगा ना? हाँ 13 के लास्ट में एंड हो रहा है, 14 में उसका बंध रुक जाएगा, मतलब 13 के एंड लास्ट में उसका एंड हो गया। तो अध्रुव रूप से बंध रहा था। अध्रुव मतलब एंड होना। ठीक है, तो जो भी भव सिद्धिक जीव होते हैं वो कभी ना कभी इन कर्मों का क्या करते हैं? एंड करते ही करते हैं। और अभव सिद्धिक जीव कभी एंड नहीं करते। तो भव सिद्धिक जीव की अपेक्षा अध्रुव मानते हैं, की अपेक्षा ध्रुव मानते हैं। भले ही आप इसमें यहाँ पे साथ में लिख भी सकते हैं। अभव सिद्धिक की अपेक्षा और अध्रुव किसकी अपेक्षा होता है? ओनली भव सिद्धिक की अपेक्षा। बट ये जो भव सिद्धिक होता है ना, ये एंड हमेशा अलग अलग करता है। हर प्रकृति ज्ञानावर्णी वगैरह की बात करेंगे तो ये एंड कब करेगा? 10th गुण स्थान पे करेगा। तो 10th के बाद क्या होते हैं? अकशाई होते हैं। मतलब जब तक सकशाई था, सकशाई भव सिद्धिक जीव की अपेक्षा ये अध्रुव है। मतलब सकशाई का एंड होगा, सकशाई भव सिद्धिक जीव इनके बंध का एंड करेगा। क्लियर है? और यहाँ पर जो था, यहाँ पर भी सकशाई होगा क्या? नहीं, यहाँ पर तो 13 गुण स्थान, 13 तक क्या है? अकशाई योगी। अकशाई तो 14 भी है, कषाय पे डिपेंड नहीं है। वेदनी कर्म का बंध का कारण क्या था? सहयोगी वेदनी कर्म के बंध का कारण हमने योग देखा है ना, मेन तो योग देखा है। इसीलिए सहयोगी जो एंड कर रहा है उस समय क्या अवस्था थी उसकी? सहयोगी है, तभी तो अयोगी बना और सहयोगी। उसने एंड करा। तो सहयोगी भव सिद्धिक की अपेक्षा है ये, और ये है अभव सिद्धिक की अपेक्षा। तो या तो आप चार्ट में ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिए। दीदी तो और ये 12वें स्थान में जाता है तो फिर वह 10वें स्थान से नीचे नहीं गिर सकता क्या? 12वें से 10वें में नहीं आता है, शपथ श्रेणी। शपथ श्रेणी वाला नहीं आएगा। शपथ शनि चढ़ा तो नीचे नहीं उतरता क्या? कभी नहीं उतरता। नीचे कहाँ उतरता है? नहीं, शायद 11 के बाद ठीक है नीचे ठीक है ठीक है। नहीं, मैं तो 10 से नीचे एक बार उतरेगा नहीं क्या, वो पूछ रही थी। नहीं, बीच में कभी अवरोहण नहीं होता। या तो जब तक अगर उसको चढ़ना भी है तो पूरा 11 तक जाएगा, नहीं तो पूरा 12 13 तक जाएगा। बीच में कभी नहीं होता कि 8 9 के बीच में कभी भी गिर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, अगर 11 से वापस गिरता है तो अपन शपथ श्रेणी वाला 10 से डायरेक्ट 12 में जाएगा क्या फिर? हाँ, शपथ वाला 10 से डायरेक्ट 12। 10 के बाद हमने 11 नहीं लिखा ना। दो ही रास्ते हैं, हाँ एक तो 8 9 10 11 है, दूसरा रास्ता हाँ 8 9 10 12 13 14 12 मोक्ष। है। अच्छा, डायरेक्ट उसमें जाएगा फिर 11 वो। नहीं होता। ठीक है। ठीक। दीदी एक बार ज्ञानावर्णी का वापस से बताइए ना, टाइम के अनुकूलता है तो। ज्ञानावर्णी जो है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय नाम गोत्र, ये 5 प्रकृतियों का बंध 1 से 10वें गुण स्थान तक होता है। तो अनादिकाल से जो जीव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक था, 10 तक आया, 10 के बाद उसने बंध रोका और 11th में गया। तो अभी उसने बंध रोक के 11th में गया है, तो अभी इतने टाइम से तो अनादि रूप से बंध रहा था, तो अनादि में टिक कर दिया। अब जब वो 11th में गया, 11 से वापस 10 में आया, तो शादी 4th में चला गया, उसके ज्ञानावर्णी वगैरह का वापस बंध स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बंध रुक गया था, यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जब फिर से बंध स्टार्ट हुआ है तो बंध की आदि हुई है, मतलब सादी रूप से भी होगा। अब जो भव सिद्धिक, अभव सिद्धिक जो था वो फर्स्ट गुण स्थान में हमेशा रहेगा, तो वो तो कभी 10वें तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, 10वें तक नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब 10वें तक अगर नहीं पहुंच रहा तो कभी एंड कर ही नहीं रहा है। 10वें से 11वें में जाएगा तब एंड करेगा, या फिर 12वें में जाएगा तब एंड करेगा। तो अभव सिद्धिक का ध्रुव होगा, मतलब हमेशा बांधेगा, वो कभी एंड नहीं करेगा। और एंड कौन करता है? तो जो 10वें से 11वें या फिर 12वें में जा रहा है, तो 10वें तक जीव सकशाई था, 11 12 13 वाले अकशाई है, तो एंड किसने करा? तो एंड करता है सकशाई भव सिद्धिक जी। तो ये पॉइंट भी लिख लेना कि कौन एंड कर रहा है? सकशाई। और यहाँ पर कौन एंड कर रहा है? सहयोगी जीव एंड कर रहा है। अयोगी तो बाद में बनता है, वो सकशाई थोड़ी एंड कर रहा है। अगर आप सकशाई अकशाई बोलोगे तो ये भी अकशाई अवस्था है, अकशाई वाला एंड थोड़ी करेगा। सहयोगी बोलना ज्यादा बेटर है, क्योंकि सहयोगी जीव ही है। एंड करने वाला जीव कौन है? सहयोगी जीव है। सहयोगी से अयोगी बना तो उसके वेदनी कर्म का बंध रुक गया। ये हो गए हमारे 7 कर्म। अब हम आयुष्य कर्म को अलग से देखते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स भी लिखना है तो एक बार लिख सकते हैं। वेदनी कर्म में उपशमक श्रेणी हो या फिर शपक श्रेणी हो, आरोहण अवरोहण हो या फिर शपक का ओनली आरोहण हो, बंध कभी नहीं रुकता।
अनादि भी नहीं, मतलब अनादि है ओनली, शादी कभी नहीं है। ठीक है। है ना। अब हम देखते हैं आयुष्य कर्म का। सहयोगी जी भव सिद्धि का अंत करता है ना। क्या? सहयोगी जीव भव सिद्धि का अंत करता है। भव भाव सिद्धि का अंत। सिद्धि की तो भाव सिद्धिक जीव ही सहयोगी है। भाव हाँ। सिद्धिक मतलब वो कभी ना कभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। हम्म। और अयोगी जीव। अयोगी ना। जीव तो पहले देखो प्रोसेस है। सहयोगी है पहले कषाय और योग दोनों चल रहे थे। कषाय हम्म। योग दोनों के चलते चलते 10th गुण स्थान आया। 11th में जीव क्या हो गया, 10th गुण स्थान तक तो कषाय और योग दोनों चल रहे हैं। 11 12 और 13 आया, तब उसका कषाय हट गया, मतलब ओनली योग बचे। और 11 यहाँ पे चल रहे थे तो यहाँ पे आके उसका योग भी खत्म हो गया, तो 14 में कुछ भी नहीं बचा, ना योग बचा ना कषाय बचा। हम्म। भाव सिद्धिक तो दोनों ही है, सकषाई हो अकषाई हो, सहयोगी हो अयोगी हो, सभी भाव सिद्धिक है। अब देखते हैं आयुष्य कर्म का। आयुष्य आयुष्य कर्म कौन से गुण स्थान में बनता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक बताया कि हमको जब हम बंध की चार्ट देख रहे थे? छठे से 1 सातवें 2 4 5 6 और 7वें के सेवन संकेतन था। शुरुआत। पर इसमें गुणस्थान से ज्यादा हमको ये देखना है कि आयुष्य कर्म का जो बंध है वो पूरे भव में सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए ही बनता है और सिर्फ एक बार ही बंधता है ना। तो यहाँ नहीं कर रहा था, इस थोड़े से ड्यूरेशन में उसने बंद किया और फिर उसके बाद फिर वो वापस नहीं करता है उसके, मतलब कम से कम अंतर्मुहूर्त पहले तो करते ही ना। काल कर रहा था, काल करने के जस्ट अंतर्मुहूर्त पहले तक तो आयुष्य का बंध वो कर ही लेता है। तो ये जो आयुष्य का बंध है वो स्टार्टिंग भी हुई है और उसकी एंडिंग भी हुई है, मतलब ऐसे हुआ यहाँ स्टार्टिंग हुई और ये एंडिंग हुई। ठीक है। तो इसके शादी हुई है शादी और एंड भी हुई। अध्रुव कोई भी जीव ऐसा है जो अनादिकाल से आयुष्य का बंध कर रहा हो? नहीं। नहीं अनादिकाल से नहीं कर रहा। क्या हमेशा ही आयुष्य का बंध चलता रहता है, नहीं। कभी रुकता ही नहीं है नहीं क्या? नहीं। ऐसा भी नहीं होता। इसीलिए आयुष्य कर्म में सिर्फ शादी और अध्रुव का ही भंग घटित होता है। ठीक है। दीदी शादी वाला बताओ ना वापस। शादी मतलब आयुष्य कर्म बंधना स्टार्ट हुआ, ये पूरा उसका भाव है मान लो। इस पूरे भाव में यहाँ पर वो आयुष्य का बंध नहीं कर रहा था, उसने आयुष्य बंध एक समय पर किसी एक पॉइंट पर स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर उसने आयुष्य का बंध किया और उसके बाद उस आयुष्य के बंध को वो स्टॉप डेफिनेटली कर देता है और उसके बाद वापस उसका बची हुई जो आयुष्य होती है उसको पूर्ण करके अगले भाव में जाता है। तो ये जो इस थोड़े से ड्यूरेशन में था, मतलब आयुष्य का बंध इसने स्टार्ट भी किया है और एंड भी किया है। स्टार्ट किया है मतलब शादी है और एंड किया है मतलब अध्रुव है। ठीक है, इसीलिए शादी और अध्रुव का डन। तो ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीटेड। जैसे जैसे जीव के विमल होए परिणाम, कर्म बंध चलते चले मिले अबंध मुकाम। तो ये सारे जो हैं वो हमने क्या देखे, सिर्फ अभव सिद्धि की ऐसा है जो ध्रुव रूप से बांधता है। बाकी अगर भव सिद्धिक जीव भी सकषाई से अकषाई बन जाए या फिर सहयोगी से अयोगी बन जाए तो कर्मों के बंध को रोक सकते हैं। इसमें मैडम है ना जय जिंद से, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में? क्वेश्चन तो बहुत तरह से आ सकते हैं। मैंने अभी आपसे पूछा, आपको कोई एक प्रैक्टिकल ऐसे बता देंगे कि जीव इस गुण स्थान में है, इस अवस्था में है, तो आप उपयोग लगा के सोचना कि उसके गुण स्थान कहाँ पर बंध रुकता है और उस बंध रुकने के बाद वो स्टार्ट हो रहा है क्या, या फिर वो अनादिकाल से बांध रहा था क्या। या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि वेदनी कर्म में कौन कौन से भंग घटित होते हैं, क्या उसमें शादी भंग घटित होता है। आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि ज्ञानावर्णी के कितने भंग घटित होते हैं और वेदनी में कितने होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप बता सकते हो कि इसमें शादी होता है, इसमें शादी का भंग नहीं होता।
नहीं होता। उसका रीजन भी दे सकते हो कि ये 11th गुण स्थान से वापस 10th में या 4th में आ सकता है, तो बंध स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक बार 13 से 14 में चला गया तो वापस नहीं आता, इसलिए बंध स्टार्ट नहीं होता। तो जो मैडम ये ऐसे जो कुछ बोल भी रहे हैं आ कोई है? सकता है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं एक किताब में कहाँ लिखे हुए हैं? ये स्पष्टीकरण में लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स, जो भी हमने अच्छा, पढ़े कि ये क्यों है, ये सब स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है। ये कौन सी किताब है मैडम आपके? ये कौन सी किताब है आपके पास में जो है दूसरी वाली? जो आपके पास भी होगी 12 से अच्छा हाँ, 13 ये तो आगे, ये तो आई मैडम हमारे पास में। मैम ये अध्रुव का एक बार समझाएंगे क्या? अध्रुव पूरा समझाना है या फिर अध्रुव नहीं, को बस खाली समझाना? अध्रुव का एक मीनिंग समझा दीजिए, बाकी तो पढ़ लेंगे। अध्रुव का मतलब होता है जिस भी कर्म का जीव बंध को एंड करता है। मतलब बंध को नहीं देख के अगर आपको कॉमनली अध्रुव समझना है, मतलब जिसका एंड है वो अध्रुव है। अध्रुव क्यों बोला तो उसको इसीलिए बोला, मतलब जो ध्रुव नहीं है। ध्रुव का क्या अर्थ होता है? ध्रुव मतलब अनादिकाल से बंध रहा है और अनंत काल तक बंधेगा, मतलब जिसका एंड कभी नहीं हो रहा है। तो अध्रुव मतलब जो ध्रुव नहीं है, मतलब जिसका ध्रुव का अर्थ है एंड नहीं होना, तो अध्रुव का क्या अर्थ होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, अंत। अंत नहीं होने का भी नहीं होना मतलब अंत होना। ठीक है, तो जिसका अंत हो रहा है मतलब वो अध्रुव है। मैडम शादी और अनादि भी बता दो ना, एक बार वापस समझा दो ना सरल भाषा में। शादी मतलब जिसकी शुरुआत हो रही है, अनादि मतलब जिसकी शुरुआत नहीं होगी। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, तो हम उदय स्वामित्व को भी देख लेते हैं। उदय स्वामित्व चलो देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। दीदी इसी को वापस अच्छे आपकी एक बार करवा दीजिए ना, आपकी जो उसको मैं तो फोटो ले सकते हैं क्या? दीदी का क्वेश्चन हो तो ले लीजिए ना दीदी। ठीक है, आ गई फोटो जिनको चाहिए थी अभी? जी मैम ले ली। चलो एक बार क्वेश्चंस क्वेश्चंस मैडम एक बार फोटो लेने दीजिए प्लीज। ठीक है। भाव सिद्धिक जीव का, चलो ये तो बता ही दिया ना मैंने, लगभग सभी कवर कर लिया। मैं क्या पूछूं अभी आपसे? ठीक है। नवे गुण स्थान से अगर कोई जीव काल कर रहा है, चलो मैं एक बार वीडियो हटा देती हूँ। नवे गुण स्थान से कोई जीव काल कर रहा है, उसके नवे गुण स्थान से, अच्छा नवे गुण स्थान, चलो ठीक है, नवे गुण स्थान से काल करके जीव चौथे गुण स्थान में गया, क्योंकि ऑफकोर्स चौथे में ही जाता है। तो नवे गुण स्थान से काल करके चौथे में अगर गया है जीव, तो उसके मोहनी कर्म की कौन सा भंग घटित होगा? नवे से गया है तो शादी अनादि शादी शादी होगा दीदी। अनादि होगा तो फर्स्ट टाइम आरोहण किया था। अनादि अनादि होगा। फर्स्ट टाइम आरोहण किया तो अनादि। फर्स्ट टाइम आरोहण किया फिर वापस शुरू होगा ना, वहां से जाएंगे तो शादी होगा। चलो सेकेंड टाइम आरोहण किया तो शादी तो भी शादी होगा। पहला अनादि होगा, मैंने दूसरा गुण स्थान कौन सा बोला है? नौवा अनादि होगा। तो बस इसीलिए मैं क्वेश्चंस नहीं लेती हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। क्वेश्चंस इसलिए पोल्स रखे हुए हैं, पोल्स का थोड़ा सा टाइम मिलता है, वैसे आपको पोल्स वापस डाल दिए जाएंगे, क्वेश्चंस उसी में ही। देखो मैंने आपको कंफ्यूज करने नवा गुण स्थान पूछा था, क्योंकि असल में नवे गुण स्थान में भी नवे से नहीं जाएगा, नवे से 10वें में जाएगा, फिर 11वें में जाएगा, हाँ वैसा उसके जाएगा। बाद आएगा नीचे। नवे से काल कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, नवे में नवे से काल काल नहीं क्यों नहीं करेगा। कर सकता भाई? नहीं आयुष करेगा। नवे से चलो मैंने म्यूट कर दिया, अब मेरी बात सुनो। नवे से कोई भी जीव काल करके चौथे में क्यों नहीं जा सकता? आयुष्य पे किसी का बल नहीं होगा। आयुष्य का आपने अगर आयुष्य उतनी बांधी थी तो आप उसको नहीं बढ़ा सकते कि भाई रुक जा, मैं नवे से 10वें में चले जाऊं, 11 में चले जाऊं, फिर वापस आऊंगा तब मैं काल करूंगा। नहीं, अगर आपका नवे में आयुष्य पूर्ण हो गया, आप काल करके 4th गुण स्थान में जाओगे। यही तो हमने बोला था द्वितीयोपशम में 8वें से 11वें के बीच में कहीं भी काल कर गया
तो वो सर्वार्थ सिद्ध में जाता है, मतलब नवे से भी काल कर ही सकता है ना। तो इसीलिए नवे से काल करके अगर कोई जीव फोर्थ गुण स्थान में जा रहा है, नवे गुण स्थान में भी उसका क्या हो रहा था, बंद हो रहा था, हाँ बंद हो रहा था। और चौथे गुण स्थान में भी बंद हो रहा है। फर्स्ट टाइम अगर चल रहा है तो फर्स्ट टाइम में उसका, हाँ चलो ये गुड क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम अगर नवे से चौथे में जाएगा तो शादी होगी कि अनादि होगी? एक अनादि। वर्ड में बोलना। अनादि रहेगी। अनादि। अगर वो 10th से काल करके 4th में जाएगा तो शादी। तो शादी तो होगी। शादी हो जाएगी, क्योंकि 10th में उसके बंध रुक गया था। और अगर फर्स्ट टाइम नहीं है, वो पहले किसी भी भाव में वो या उसी भाव में उपशमक श्रेणी आरोहण कर लिया था और फिर वो वापस उसके मोहनी मतलब से 9 में आया और वापस उसने क्या करा, संसार परिभ्रमण बहुत सारा कर लिया, फिर वापस वो उपशमक श्रेणी चढ़ा या फिर शपक श्रेणी क्यों ना चढ़ा। उस समय पर अगर आपसे पूछे कि अभी जो 9th गुण स्थान में बंध रहा है तो वो कैसा बंधेगा, अनादि की शादी? शादी। शादी, क्योंकि एक बार उसका ब्रेक लग चुका है। ठीक है ना, अभी लगभग मैंने कवर कर ही लिए हैं, तो ठीक है, क्वेश्चंस तो इतने ही रखते अनुश्री हैं। जी, एक मिनट अनुश्री जी, आपने वो ज्ञानावन्य आदि में अध्रुव के साइड में क्या लिखा? अकषाई क्या लिखा? सकषाई भवसिद्धिक कसाई। और सहयोगी भाव सिद्धिक। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही रखते हैं, टाइम भी हो गया। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। अनुप्रेक्षा करना, जय जितेंद्र सर, अनुप्रेक्षा जय करना कि मैं बहुत नहीं, सब में अनुप्रेक्षा करके बताना क्या निकला। चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।